नमस्कार। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कल एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक बहुत ही रिमार्केबल बात कही है और एक बहस छेड़ दी है। रिमार्केबल बात उन्होंने तुलसीदास जी के रामचरितमानस के प्रसंग में कही है और गुरु गोलवलकर आरएसएस के मेंटर थिंकर रहे हैं, तो और आरएसएस के सरसंघचालक भी रहे हैं, तो उनके बंच ऑफ थॉट्स के हवाले से एक बहस छिड़ी है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ग्रंथ हैं, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट्स, ये नफरत फैलाने वाले ग्रंथ हैं। फिर क्या था, जो होता है वैसा ही हुआ। मीडिया ऐसे तमाम समाज सुधार के बहसों को विवादित बोलों के खाते में डाल दिया करती रही है। तो कल से एक बहस छिड़ गई है। आज तो और भी अखाड़े में उतर आए हैं कवि कुमार विश्वास, और वे चुनौती दे रहे हैं, वे शिक्षा मंत्री को अशिक्षित आदि भी कहे जा रहे हैं। तो ये एक खास किस्म की एक दबाव बनाने की रणनीति होती है वर्चस्ववादी जमातों के जरिए, कि किसी भी तरह के सुधार की स्थिति की गुंजाइश बने ही नहीं, किसी भी तरह के बहस की गुंजाइश बने ही नहीं। शिक्षा मंत्री को मैंने भी कई बार सुना है, और खास करके रामचरितमानस के बारे में वे बातें करते रहते हैं। हम लोग संतोष यादव हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे, इंजीनियर संतोष यादव नमस्कार। से। आप सबाल्टर्न मैगजीन के संपादक हैं और कई सारे सामाजिक सांस्कृतिक विमर्शों में शामिल रहते हैं, और एक बदलाव की जो राजनीति होती है उससे जुड़े हुए हैं। इसके पहले मैं कुछ पंक्तियां सुनाऊं तुलसीदास के। सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मुहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसर सेव। मोहि समेत बिरंच शिव, बस ताके सब देव। ये तुलसीदास है, ब्राह्मण द्रोही। और वो उसके वो तो भय प्रकट कृपाला मंदिर मंदिर में हर जगह जो गाया जाता है, वहां भी विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनोज अवतार, यानी ब्राह्मणों के, देवता के, गाय की सेवा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ भी वही है कि जो ब्रह्मकुल द्रोही है, ब्राह्मण कुल द्रोही है, वो मुझे पसंद नहीं है। वैसे ही सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गावहि संता। पूज्य विप्र सील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। यानी जो यदि शूद्र है और पढ़ा लिखा भी है तो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं शूद्र किसे कहा जा रहा है। ओबीसी, अति शूद्र, दलित, महात्मा फुले ने इसकी व्याख्या की है। ये पढ़े लिखे भी हों, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आज समाज में परिवर्तन से लेकर तमाम बड़े पदों की ओर पर भी, और राजनीतिक रूप से जो सत्ता है उस पर कौन लोग, और परिवर्तन की जो यात्रा है उसमें कौन, उसके अगुवा कौन है। निश्चित तौर पर शूद्र और अति शूद्र हैं, लेकिन उनके बारे में तुलसीदास जी ये कहते हैं। और पूजा ही विप्र शील गुणहीना, और विप्र की पूजा यदि वो शील गुण से हीन भी हो तभी किया जाए। तो ये बातें जो जो शिक्षा मंत्री अक्सर कहा करते हैं, उन पंक्तियों को भी मैं दोहरा दूं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, तो हम सब जानते ही जानते हैं। जो शिक्षा मंत्री कहते हैं वो अक्सर दोहराते हैं, उसे मैं दोहरा दूं कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। पनारी मुय गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। सीधे सीधे जातियों के नाम लेकर के, चूंकि तुलसीदास बहुत लेटेस्ट कवि हैं तो जातियां बन चुकी थी। लेटेस्ट कवि का अर्थ है कि अकबर के समय में 16वीं सदी के कवि हैं, तो जातियां बन भी चुकी थी। तो ये सीधे सीधे दिखता है कि, तो मैं आज आज बंच ऑफ थॉट्स पे कोई बात नहीं कर रहा हूं, संतोष जी करेंगे हालांकि जब सवाल होगा उनकी ओर। तो शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है वो एक बहस छेड़ी है। एक शिक्षा मंत्री का एक दायित्व ही, अब तक भारतीय परंपरा में हम जानते हैं कि शिक्षा मंत्री कैसे लोग होते रहे हैं, और समाज में शिक्षा मंत्री पर एक खास जिम्मेवारी होती है समाज, शैक्षणिक माहौल को एक सामाजिक बदलाव के साथ जोड़ने की। इस दिशा से हम सब स्त्रीकाल की ओर से कम प्रोफेसर चंद्रशेखर को बधाई देते हैं कि उन्होंने एक बहस छेड़ी है। संतोष जी, ये पूरी पृष्ठभूमि है और एक बौखलाहट है। और अमित मालवीय ने ट्वीट किया, आईटी सेल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हैं। मैंने कहा कि कुमार विश्वास चुनौती दे रहे, नीतीश कुमार को ट्वीट कर रहे। तो ये एक स्थिति है कि जब भी कोई बहस की बात होती है तब ये एक खास किस्म से वर्चस्वशाली जमातें बौखला जाती हैं। और दूसरी बात कि तुलसीदास और बंच ऑफ थॉट्स को लेकर के
आप कैसे देखते हैं कि आप भी शिक्षा मंत्री के ही परंपरा में देखते हैं? संतोष जी। जी, तुलसीदास के बारे में जो शिक्षा मंत्री जी ने, आदरणीय चंद्रशेखर जी ने जो कहा है, वो तो वही कहा है जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। कोई अलग से उन्होंने अलग से नई बात नहीं कही है। और कोई भी समझदार आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी चेतना संपन्न आदमी उन वाक्यों को पढ़ेगा और समाज से रिलेट करेगा, तो उसको जरूर उस पर आपत्ति होगी। और ये बेहद अफसोसजनक बात है। इस देश के अपने आप को कहने वाले कवि, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में शिक्षक, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी तुलसीदास के पक्ष में खड़ा हो जाते हैं। ये बहुत दुखद बात है। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन, किसी भी कवि, किसी भी लेखक, किसी भी विचारक का मूल्यांकन होता रहा है, होता है। और तुलसीदास को लगभग 15वीं शताब्दी के है, तो लगभग 600 साल उनको बीत चुका है। और 600 साल के अंदर अब कबीर भी हुए, उन्हीं के समकालीन है। रैदास भी हुए, मीरा हुई, नानक हुई। क्या आप सुने हैं कभी कबीर की आलोचना कर रहे हैं कोई इस तरह से, नानक की आलोचना कर रहे हैं? तो जो प्रतिक्रियावादी ताकत है, ये इंडिकेटर है कि जो प्रतिक्रियावादी ताकत क्यों खड़ी होती है इसके पक्ष में। क्योंकि वो जो ग्रंथ है उनको एक सुपेरिटी देता है, एक श्रेष्ठता का बोध देता है। और समाज के जो बड़ा तबका, भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मणवाद का जो एक शास्त्र है, और उसको एक शास्त्रीयता और सांस्कृतिक जमीन मुहैया कराता है रामचरितमानस। और मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और एक दार्शनिक रूप से उसको जमीन मुहैया कराता है रामचरितमानस, कि कैसे आप श्रेष्ठ है। जिन उक्तियों को आपने कहा है, पंक्तियों को कहा है, वह उसको एक मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और एक दार्शनिक, साहित्यिक एक जमीन देता है। और इससे एक मन में एक ठोस मन बनता है लोगों का कि नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं और लोग नीच होते हैं। तो इस तरह का विचार अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। और इन पंक्तियों को अगर रामचरितमानस को बेहतर करना है, अगर उस कुछ में उसमें अच्छी पंक्तियां भी है, मैं कहता हूं, मैं भी पढ़ा हूं कि उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि नारी के बारे में, कि कत विधि जी। सृजहि नारी, पराधीन सपने हूं सुख सुपने नाही। सुख नहीं। बिल्कुल। कत विधि सृजहि नारी, पराधीन सपने हूं सुख सुख नाही। नहीं। तो बहुत बार क्या होता है कि कचरे में मोती होता है। तो मेरा ये कहना नहीं है कि कचरे में मोती है तो आप पूरे कचरे को फेंक दीजिए। आप मोती को चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा भी मत करिए कि मोती चुनने में कचरा खा लीजिए। यहां समस्या है कि ये जो पूरा रामचरितमानस है, ये कचरा है। और इसमें कुछ मोती है, मैं इस बात को एडमिट करता हूं, लेकिन मोती में कचरा नहीं है। बहुत सारे ग्रंथ होते हैं इतिहास में, बहुत सारे चीज में आप जाएंगे विश्लेषण में, बाइबल में, कुरान में, गीता में, तमाम तरह के, वहां मोती में कुछ कचरा हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, कचरा में मोती है। इसीलिए ये जो सवाल कर रहा है ये कुमार विश्वास लोग, बहुत अमित पाखंडी और मालवीय। बहुत ही कम दिमाग का आदमी है, उसको कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, और ऐसे गीत संतोष जी गाता देखिए, रहता है। मीडिया मीडिया का चरित्र ये है कि मीडिया ऐसे तमाम सुधारों के बोल को विवादित बोल करके एक हंगामा क्रिएट करने की कोशिश करती है, जो आज शुरू हो चुका है। आप सही कह रहे हैं कि जो कत वृद्धि सृजहि नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। ये एक पराधीनता को लेकर के भी, स्त्रियों का भी प्रसंग है और पराधीनता, लेकिन वही जो तुलसीदास का मूल ग्रंथ है, जो हमने कुछ पंक्तियां भी पढ़ी और वही है भी, तो वो अनुकूल, हम्म। एक तरफ अनुकूलन को तर्क देता है, संतोष जी जो कह रहे हैं। एक तरफ जो जिस पर शोषण हो रहा है वो भी अनुकूलित होता है। इसमें से कुछ पंक्तियां समुद्र ने कही हैं, इसमें से कुछ पंक्तियां हम्म। जो जो खुद प्रताड़ित है, और कुछ पंक्तियां राम ने खुद कही है। जो तो यानी शोषक को भी तर्क देता है और शोषित को भी तर्क देता है। शोषित को अपने भी उसको शोषण को स्वीकार करने का तर्क, और शोषक को शोषण करने का तर्क देता है। संतोष जी। नहीं, आप सही कह रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूं कि वो ऐसे शास्त्र की रचना की जाती है जिससे एक समाज में मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और रूप से
एक जमीन मुहैया कराया जाता है उसको। तो मनुस्मृति लिखने का क्या मतलब है? मनुस्मृति ने एक सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार किया। समाज के एक बड़े विराट वर्ग को बहुत हीनता के बोझ से ग्रसित कर दिया। और ये बहुत चालाकी थी कि एक इससे तो ऊंचे वर्ग को फायदा हुआ, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, लेकिन एक जो समाज का विराट वर्ग था वह बहुत ही अपने हीनता बोध का शिकार हो गया कि जो भी है वो कर्म से कुछ नहीं होगा, सारा कुछ भाग्य से और पहले से निर्धारित है। तो ये तमाम इस तरह के काम किए गए हैं। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि राम के मुख से कहते हैं कि दुज द्रोही मम द्रोही, राम कहते हैं दुज जी। द्रोही मम द्रोही। मोहम्मद। हाँ, यानी जो दुज का द्रोही है वही मेरा ही द्रोही है। यानी शंभुक का वध क्यों किया गया? ये तो तुलसीदास ने कुछ अच्छा काम किया कि शंभुक प्रकरण को उन्होंने अपने में नहीं समेटा, लेकिन बहुत चीजों को उनको हटाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आज अगर फिर रामचरितमानस लिखने की जरूरत है, आज अगर कोई प्रगतिशील लोग हों तो उनके बहुत सारे पंक्तियों को हटा करके अच्छी पंक्तियों का संग्रह बनाना चाहिए। क्योंकि बल्कि जब भी तुलसीदास। आप, जी। हाँ। मेरा संतोष जी। कहना है कि जो कोई साहित्य जब रचा गया, मान लीजिए 4000 साल पहले कोई चीज रचा गया, तो उस चीज को हम आज लाएंगे, आज के उसको खींच के उस परिप्रेक्ष्य को आज लाएंगे हम, और आज हमको देखना होगा कि वह कितना प्रासंगिक है। तो बहुत बिल्कुल। टाइम और स्पेस में चीजों को देखना पड़ता है। तो बहुत और बार दुनिया उस में लिहाज से ऐसा हुआ प्रोफेसर। है, जी। दुनिया में ऐसा उस। होता है, विज्ञान में तो होता ही रहता है। विज्ञान बिल्कुल। में जो न्यूटन ने कहा 16वीं सदी में, वो आइंस्टीन उसका एक्सटेंशन करते हैं, उसका जो कचरा है उसको साफ कर देते हैं, कहते नहीं कचरा है, मोती चुन लेते हैं। मेरा वही कहना है कि रामचरितमानस से जो मोती है उसको चुन लीजिए और कचरा को हटा दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। इसमें और कोई इस लिहाज दिक्कत है इस देश के पढ़े लिखे लोगों को, इस देश में, इस देश के तमाम मठाधीशों को, पढ़े लिखे लोगों को और विद्वान लोगों को बैठना चाहिए कि इसकी जो कचरे हैं उसको हटाओ और मोती को रख लो। बिल्कुल। लेकिन इसमें और तैयार नहीं और होंगे वो। सबसे बड़ी बात है कि हटाओ तो छोड़ दीजिए, उसकी आलोचना तक के लिए विश्वविद्यालयों में जो प्रगतिशील चेतना के भी जो प्रोफेसर हैं वो बात नहीं करते। इस लिहाज से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बड़ी बहस छेड़ी है। और तुलसीदास के खुद का जीवन, संतोष जी, वो गोस्वामी जाति से आते हैं जो आज की तारीख में ओबीसी है, लेकिन ब्राह्मणों में वो बहुत ऊंची पदवी नहीं रही है। इसीलिए उन्होंने दो बड़ी क्रांति की, एक भाषा में राम कथा लिखी, ये क्रांति ही थी एक तरह से, और दूसरा तूने विरोध झेलना पड़ा। वो खुद कहते हैं कि काहू के बेटी से न बेटा बियाहब, काहू के जात बिगाड़ब न सोई। तो वो एक, लेकिन उनकी जो अपनी चेतना है वो ब्राह्मणवादी है, जो रामचरितमानस में आती। उनके संघर्ष अलग हैं, लेकिन उनकी चेतना ब्राह्मणवादी दिखाई पड़ती है, जो राम, उसे बाहर करने की जरूरत है। अंतिम टिप्पणी संतोष जी आपकी, नहीं, प्रोफेसर देखिए चंद्रशेखर के अंबेडकर बयान और। साहब ने भी ब्राह्मणों की 1056 जातियां लगभग बताई है। मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि ब्राह्मण बिल्कुल। के अंदर भी लगभग 1000 तरह की जातियां हैं। तो अंबेडकर की सबसे व्याख्या है ब्राह्मणवाद के बारे में कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी इज द सोल ऑफ ब्राह्मणिज्म। जो सोपानगत विषमता है यही ब्राह्मणवाद का प्राण है। अब आप एक देख लीजिए, मैथिल ब्राह्मण और एक कानकुब्ज ब्राह्मण या गोस्वामी कह लीजिए, तो ब्राह्मणों का वो शूद्र है। तो बिल्कुल। वो खुद ब्राह्मण का एक बड़ा तबका ब्राह्मणवाद का शिकार है, क्योंकि उसके अंदर भी जो है वो एक एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी उसके अंदर भी है ना, कि ये फलना बिल्कुल। श्रेष्ठ है, फलना में निम्नतर है। तो ये ब्राह्मणवाद यही चीज है, ये कोई स्थूल चीज नहीं है, ये एक मानसिक रूप से एक सोपानगत विषमता पैदा किया गया है। तो जी। सोपानगत विषमता जो आपने पंक्तियां बोली, कलवार, ये सब क्या है? सोपानगत विषमता है। इन जातियों को निम्नतर माना गया। तो ये मनुष्यता का निषेध है। मनुष्य को, सारे मनुष्य एक जैसे होते हैं, ये मनुष्य के गरिमा के खिलाफ है। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को विचार करना चाहिए इस देश के विद्यालय में बैठे लोग, विश्वविद्यालय में बैठे लोग, प्रबुद्ध लोग, पत्रकार लोग, कवि लोग, साहित्यकार लोग, कि जो देखिए सत्य सत्य होता है। जो आप कोई वाक्य बोल रहे हैं जैसे सत्यमेव जयते, दुनिया में कभी भी सर्वकालिक होगा, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। जी। तो आप ऐसी पंक्तियां जो समाज को अनुप्राणित करे, समाज के तमाम लोगों को एक साहस दे, संबल दे, ऐसे साहित्य की जरूरत होती है। एक ऐसे बिल्कुल। साहित्य की जरूरत नहीं होती है जो समाज के एक बड़े वर्ग को निम्नता का बोझ से ग्रसित करे। और एक गोलवलकर साहब पर मैं बताना चाहता हूं, एमएस गोलवलकर के बारे में।
1950 में एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्पीच में कहा था कि आरएसएस भारत को 200 साल पीछे ले जाना चाहता है। आरएसएस भारत को 200 साल पीछे ले जाना चाहता है। तो एमएस गोलवलकर ने अपने मैगजीन ऑर्गेनाइजर में लिखा कुछ दिन के बाद कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप कहते हो भारत को हम 200 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। नहीं, हम भारत को 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। हम भारत को मनुस्मृति के दौर में ले जाते हैं। रिकॉर्ड में है, ऑर्गेनाइजर 1950 का आर्काइव में है। तो ये उनका समझ है। तमाम इस देश में जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, और एक बात और याद रखिएगा, जो गुरु ग्रंथ साहिब बना का निर्माण हुआ, उसमें तुलसीदास की पंक्तियों को समाहित नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि आप जैसे आज अगर आप संविधान बनाने बैठेंगे तो क्या आप किसी उग्रवादी संगठनों के विचार को लेंगे? क्या मानव विरोधी विचार के टेररिस्ट लोगों के विचार को उसमें समाहित करेंगे? उसकी भी संहिता होती है। या आप कहेंगे ये अफगानिस्तान में जो तालिबान है, तालिबान के जो विचार है उसको आप किसी संविधान में समाहित करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि वो प्रगतिशील विचार नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के वाणी लिए गए, सूरदास के लिए गए, तमाम तरह के लोगों की वाणी को संग्रहित करके गुरु ग्रंथ साहिब है। उसमें लगभग 14 जो कवि है, साहित्यकार है, दार्शनिक है, उनकी बातों को रखा गया है। लेकिन तुलसीदास को नहीं रखा गया। इसलिए नहीं रखा गया कि इनके विचार माना गया कि ये अवैज्ञानिक है, मनुष्य विरोधी है और ये गैर बराबरी पर आधारित है। इसलिए ये बहुत सारे प्रमाण है, आज से नहीं, ये 500 साल से इसको प्रमाण मिल सकता है। इसलिए तुलसीदास बेहद ही उनके बहुत सारी पंक्तियां बहुत ही सही नहीं है, मानव विरोधी है, मनुष्यता के खिलाफ है, नारी विरोधी है। नारी विरोधी है। दुनिया में जब अब नर नारी क्षमता की बात हो रही है तो इसीलिए नहीं गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिया गया कि ऐसे व्यक्ति को कैसे हम जगह दे सकते हैं जब एक सुंदर समाज का हम निर्माण करने जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, लोग जान करके ना समझ बनते हैं। और तुलसीदास जब जीवित रहेगा तो राम जीवित रहेंगे, और राम जब जीवित रहेगा इस देश का ब्राह्मणवाद जीवित रहेगा। और ब्राह्मणवाद का प्राण जय श्री राम में बसता है चंदन भाई। इस देश में जब जब ब्राह्मणवाद मजबूत होगा तब तक, जय श्री राम मजबूत होगा तो ब्राह्मणवाद मजबूत होगा, क्योंकि मम द्रोही द्विजद्रोही तो वो उसका प्रोटेक्टर है। तो ये तमाम चीजें हैं, इस पे लंबी बहस हो सकती है। और सब लोगों को जी, दरअसल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो बात होती है भारत में, तो ऐसा लगता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जगह इतने सारे स्ट्रक्चर हैं तो कई सारे संघर्षों के और क्लैश के जो है एक दरवाजे हैं। अभी खास करके दो समूहों के बीच में खास संघर्ष है, वो ये जो दुनिया को, जो भारत को पीछे ले जाने वाला समूह है, वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो भारत को, दुनिया को आगे ले जाना चाहते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो बात कही वो यही कही कि ये जो ग्रंथ हैं वो 1000 साल पहले, सदियों पहले ले जाना चाहते हैं। ये उनका वाक्य था। जो संतोष जी कह रहे हैं कि गुरु गोलवलकर ने खुद ही ऑर्गेनाइजर में लिखा कि हाँ, हम 1000 साल पहले ले जाना चाहते हैं, 200 साल पहले नहीं। तो ये मूल संघर्ष है। एक तरफ वर्चस्ववादी बड़े जोर शोर से ऐसे किसी भी प्रगतिशील बहस के खिलाफ खड़े होते हैं, तो दूसरी तरफ जो प्रगतिशील है उनकी चुप्पियां आ जाती हैं। चुप्पियां तोड़ने की जरूरत है। इसी कड़ी में आज संतोष जी ने बात की। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।